वीएसएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो आधारित है उन अंतिम क्षणों पर, उन अंतिम पलों पर जब हम परीक्षा भवन में बैठे हुए होते हैं। जब हम परीक्षा भवन में बैठे होते हैं तो जो लास्ट मोमेंट टिप्स होते हैं वो आप आज आपको दिए जाएंगे कि आप कौन से टिप्स का प्रयोग करें उस समय, कि वो क्या होने चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप परीक्षा भवन में बैठे हैं तो आपको कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने पेपर को करना है। तो ये वीडियो आधारित है सीबीएसई बोर्ड 2021 के प्रश्न पत्र का जो नया प्रारूप है उससे संबंधित लास्ट मोमेंट टिप्स फॉर एग्जाम। आपको क्या ध्यान रखने हैं, कौन से टिप्स हैं वो। तो सबसे पहला जो टिप है, मतलब टिप नंबर 1 जो है, आपको क्या करना है, R4 फार्मूला इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है। क्या होता है जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, हमें हमारी सीट बताई जाती है, हम अपनी सीट पर मतलब अपने रोल नंबर पर बैठ जाते हैं। हमें एक बेल पे उत्तर पुस्तिका दे दी जाती है और कहा जाता है कि इसको भरिए, इसमें अपने जो है पर्टिकुलर्स भरिए, और वो बबल्स के अकॉर्डिंगली हमारी जो उत्तर पुस्तिका होती है वो होती है, बबल्स होते हैं वहाँ, और उनको हमें ध्यान पूर्वक भरना होता है क्योंकि वो सब जो है कंप्यूटर से स्कैन की जाती है। वो आपकी उत्तर पुस्तिका का फर्स्ट पेज जो है तो उससे ही आपके पर्टिकुलर्स मैच किए जाते हैं, तो उसे ध्यान पूर्वक आपको भरना है। और उसी के बाद दूसरी बेल पे हमें क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है और कहा जाता है इसको सिर्फ पढ़ना है। पढ़ने के लिए है, आपको किसी भी उत्तर को मार्क नहीं करना है, या आपको उत्तर नहीं लिखना है, या प्रश्न पेपर पर या जो प्रश्न पत्र है उस पर आपको कुछ भी पेन से नहीं लिखना है या पेंसिल नहीं चलानी है। आपको सिर्फ रीडिंग के लिए वो दिया जाता है। उस समय आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए, अपने दिमाग में सब कुछ रिमाइंड कीजिए और रिवाइज कीजिए और रिव्यू कर लीजिए कुछ सेकंड्स के अंतर्गत। और उसके बाद क्या करना है आपको, आपको टिप नंबर 2 अप्लाई करना है, और वो है रीड सीन एंड अनसीन पैसेजेस। अब क्या है कि आपको पता है कि आपका जो प्रश्न पत्र का प्रारूप है वो बिल्कुल बदला हुआ है इस साल, इस सत्र में। और इस सत्र के अंतर्गत जो प्रारूप आपको दिया गया है, जो प्रारूप प्रश्न पत्र का है वो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। मतलब ऑब्जेक्टिव, जितने अंक का ऑब्जेक्टिव है उतने ही अंक का सब्जेक्टिव है। 40 अंक का आपका बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित पेपर है और 40 अंक का आपका वर्णनात्मक है। मतलब आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें आपको जो है सब्जेक्टिव पेपर है आपका। तो यहाँ पर आपका प्रारूप बिल्कुल बदला हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्योंकि सीन और अनसीन पैसेजेस दोनों हैं आपके पेपर में, आपको अपठित अंश में अनसीन पैसेज हैं और पठित अंश में जो है आपको सीन पैसेज है। तो आपको यहाँ पर गद्यांश और काव्यांश दोनों पैसेजेस में दिया जाएगा। आपको इनको पढ़ना है, सबसे पहले इनको पढ़ना है, पढ़ के एक एक बिंदु को अपने दिमाग में रखना है, क्या मुख्य बिंदु है, किस आधार पर सीन अनसीन पैसेज है, और किस सीन पैसेज है तो किस पार्ट से संबंधित है, कौन कौन है इसमें, उसके पात्र कौन कौन से, क्या क्या चीजें उसमें हुई है। अनसीन पैसेज है तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो अनसीन पैसेज है, मतलब अपठित अंश है, ये किससे संबंधित है और किस विषय से संबंधित ये गद्यांश दिया गया है, किस विषय से संबंधित ये कविता दी गई है। तो ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है और वो पढ़ना है। 15 मिनट आपको इसी समय यूटिलाइज करने हैं सीन और अनसीन पैसेजेस को पढ़कर। और आपका जो प्रश्न पत्र है, प्रश्न पत्र में जो पहला खंड है अखंड, अखंड में ही आपको सीन और अनसीन पैसेजेस पूछे गए हैं। पहला अपठित अंश अंश जो है उसमें अनसीन पैसेजेस है, और जो आपका पठित काव्यांश और गद्यांश है वो जो है अंतिम जो भाग है इसका, इस अंश का, वहां पर आपको पूछे गए हैं। तो ये आपको पढ़ने हैं अच्छी तरह पैसेजेस। उसके बाद आपको जब पेपर शुरू करने के लिए कहा जाए कि आप पेपर शुरू करने के लिए तैयार हैं, आपका समय अब पेपर आप कर सकते हैं, तो टिप नंबर 3 जो है, टिप नंबर 3 आपको अप्लाई करना है। आपको क्या करना है कि हर
क्वेश्चन का उत्तर 1 बाय 1 देना है। कुछ भी आगे पीछे नहीं करना कि एक क्वेश्चन का एक पेज पे उत्तर दे रहे हैं तो दूसरे का दूसरे पेज पे नहीं। आपको नंबर वाइज क्वेश्चन के उत्तर देने। अगर पहला अपठित अंश आप कर रहे हैं तो अपठित अंश में पहले प्रश्न को ही आपको देखना है, उसको ही अपने दिमाग में रखना है और उसके आधार पर जो आपको प्रश्न दिए गए हैं उनके ही 1 बाय 1 उत्तर देने हैं। यहाँ पर जो चीज आपको नहीं आ रही, मतलब अगर कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा, पहला प्रश्न करा, दूसरा करा, अगर यहाँ तीसरा प्रश्न आपको नहीं आता, हम ये मान लेते हैं तीसरा प्रश्न आपका आधारित होगा व्याकरण पे। तीसरे प्रश्न में आपको उसके जो पहला प्रश्न पूछा गया है, तीसरे प्रश्न का जो आ भाग है, आ प्रश्न है वो पूछा गया है, का प्रश्न जैसे भी आपको प्रश्न पत्र में संख्या दी जाएगी आपको उसी को आधार बनाना होगा। तो जो भी प्रश्न आपको तीसरे प्रश्न में जो उसका उप प्रश्न दिया गया है उसमें आपको नहीं कोई क्वेश्चन आता तो उसको वहीं छोड़ दीजिए। आपको उस पर समय बर्बाद नहीं करना है, उसके विषय में नहीं छोड़ना है, उसका स्पेस छोड़ दीजिए। जितने में वो आएगा आपको लगता है उसका स्पेस छोड़ के आगे बढ़िए। मतलब आप 1 बाय 1 क्वेश्चंस के उत्तर देंगे, कहीं भी जंप नहीं मारेंगे। जो कुछ उत्तर नहीं आ रहा, जो प्रश्न नहीं आ रहा उसको वहीं छोड़ दीजिए, जगह छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। आगे प्रश्न आपको अगर 3 कर लिया है, 4 कर लिया है, 5 कर लिया है, 6 नहीं आ रहा तो 6 की जगह छोड़ दीजिए। उस समय बर्बाद मत कीजिए। अब जब आपका पूरा प्रश्न पत्र हल हो जाए, मतलब कर लें, उसके बाद सेकंड राउंड में आप उन प्रश्नों पर आएंगे जिन प्रश्नों के उत्तर आपने पेपर में नहीं दिए। उस जगह को खोलिए, क्योंकि आपने प्रश्न पत्र में आपने निशान लगा रखे होंगे कि आपने ये वाला प्रश्न अभी नहीं किया, ये करना है, ये नहीं किया, ये करना है। तो आपने निशान उसी सीक्वेंस में लगाए हुए होंगे, तो उसी सीक्वेंस में आप उनको खोलिए और उसी सीक्वेंस में आप उनके 1 बाय 1 प्रश्न पढ़िए। पहले दोबारा से हर प्रश्न के हर शब्द को पढ़िए। उस शब्द से संबंधित आपने कुछ ना कुछ जरूर पढ़ा होगा और उस प्रश्न से संबंधित जो रिलेवेंट और जो उसके बहुत नजदीक अगर आपको कुछ ऐसा आंसर दिमाग में बन रहा है तो उसको लिख दीजिए। क्योंकि यहाँ आप को पता है कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में कहीं भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। मतलब अगर आपका उत्तर गलत है तो उसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, उसके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे, उसको सिर्फ क्रॉस कर दिया जाएगा। और आपको उस प्रश्न का जो उत्तर लिखा है वो अगर गलत है तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, मगर उसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी कि अगर 3 अंक का प्रश्न है और आपने उत्तर गलत दे दिया तो माइनस हम हाफ कर ले, तो ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर आपको उसका ही जो गलत उत्तर है उसको ही काटा जाएगा और उसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, पेपर में जितना भी पूछा जाए 100% पेपर पूरा करना है, सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जो प्रश्न आपको नहीं आ भी रहा है तो उसको सॉल्व करना है, उसको देखना है, शब्दों को देखना है। आपने कहीं ना कहीं पाठ में पढ़ा होगा, अगर रचनात्मक लेखन की बात होती है तो वहां अनुच्छेद अगर है, पत्र है, विज्ञापन है या संदेश लेखन है, आपको जो विषय से संबंधित कुछ ना कुछ तो जरूर आता होगा। आप छोड़ के कोई भी प्रश्न नहीं आएंगे, आप करके आएंगे। क्योंकि जो रचनात्मक लेखन है उसमें प्रारूप के आधार पर आप प्रश्न पत्र को सॉल्व करते हैं। मतलब जो प्रश्न पत्र में वो अंश रचनात्मक लेखन का आपको दिया गया है वो प्रारूप के आधार पर आप उसको लिखते हैं। तो पत्र का प्रारूप होता है, विज्ञापन का प्रारूप होता है, संदेश लिखने का प्रारूप होता है और अनुच्छेद लिखने का भी एक तरीका होता है। तो वो अगर तरीका भी आपका सही है तो वहां पर उसके अंक भी आपको दिए जाते हैं, दिए जा सकते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा, कोई भी प्रश्न नहीं छोड़िएगा, 100% पूरा पेपर करके आइएगा और पूरा पेपर ही करना है, किसी प्रश्न को नहीं छोड़ना आपने। और यहाँ जो टिप नंबर 4 आपको अप्लाई करना है वो क्या है? टिप नंबर 4 आप सभी को पता है, सभी को, कि हमें जो प्रश्न पत्र है उसके जो उत्तर हम उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं उनको बहुत अच्छी तरह से हमें लिखना होता है। आंसर बुकलेट में हमें बहुत नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में करना है। तो हाउ टू राइट, प्रश्न ये उठता है कि हमें अपने पेपर को कैसे करना है, हाउ टू राइट आंसर्स। तो आंसर्स को 1 बाय 1 लिखना है, 1 बाय 1 करेंगे, नंबर जरूर डालेंगे, मुख्य बिंदुओं को अंडरलाइन करेंगे, हाईलाइट करेंगे, हर उत्तर के बाद एक एक लाइन खींचेंगे,
जब आपके एक उत्तर का अंत हो जाता है तो उसको खत्म करने के लिए नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जिससे पता चल जाए कि ये आंसर समाप्त हो गया है और अगला प्रश्न का उत्तर शुरू करेंगे। तो हर आंसर के बाद एक लाइन ड्रॉ जरूर करिएगा, मुख्य बिंदुओं को अंडरलाइन करिएगा, मुख्य पॉइंट्स को अंडरलाइन करिएगा, और जो नए शब्द हैं, कठिन शब्द हैं, जो नए शब्द आप लिख रहे हैं उनको भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। नीट एंड क्लीन होना चाहिए। कभी कभी होता है कि बच्चों की राइटिंग, कुछ बच्चों की राइटिंग कुछ खराब होती है या सही नहीं लिख पाते हैं या उनकी राइटिंग उस सुंदर राइटिंग के अंतर्गत नहीं आती, तो कोई बात नहीं है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, चाहे आपकी हैंडराइटिंग खराब है मगर आप अगर प्रेजेंटेशन अच्छी करते हैं, उसका प्रस्तुतिकरण अच्छा करते हैं, आपको सिस्टमैटिकली लिखते हैं, तो वो देखने में अच्छा लगता है। माना अगर हैंड राइटिंग खराब है मगर अगर आपका प्रस्तुतिकरण, उस प्रश्न के उत्तर देने का प्रस्तुतिकरण अच्छा है, सुंदर तरीके से आपने उसको प्रस्तुत किया है, बिना कटिंग के, बिना बिना क्रॉस करे या बिना कटिंग कुटिंग के आपने वो उत्तर लिखा है, तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है। तो निश्चिंत रहिएगा, कोई ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स ज्यादा कटेंगे या कम कटेंगे। आपका प्रस्तुतिकरण अच्छा होना चाहिए, आपकी राइटिंग अच्छी है तो ठीक है, नहीं तो उसको अच्छी तरह से लिखिए, शब्दों के बीच में गैप बनाए रखिए, एक दूसरे के साथ चिपका के मत लिखिए। नॉर्मल हैंडराइटिंग मतलब नॉर्मल जो है वो आपका फॉन्ट कहते हैं ना, बड़ा और छोटा, तो नॉर्मल ही लिखिए, जो नॉर्मल होता है एक फॉन्ट उसमें लिखिए, और गैपिंग बना के रखिए शब्दों के बीच में, अच्छी तरह से पंक्ति को लिखिए, विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। अगर इंग्लिश का पेपर संपन्न कर रहे हैं तो उसमें पंक्चुएशन मार्क्स सही तरह से लगाइए, तो अच्छी तरह से पेपर को संपन्न करेंगे, देखने में अच्छा लगेगा, पढ़ने में अच्छा लगेगा, है ना। तो ये थोड़ी ना कि एक टीचर के पास इतना समय कि एक ही पेपर में 1 घंटा ले ले और एक एक पॉइंट को पढ़े, नहीं। आपका प्रेजेंटेशन देखा जाता है, आपके मुख्य बिंदु जो आपने मार्क किए गए हैं वो देखे जाते हैं, उसी के आधार पर आपका पेपर चेक होता है और आपको अंक अच्छे मिलने की संभावना होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रेजेंटेशन आपके जो पेपर देने का है, आप जो प्रश्न का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं उत्तर देते समय, तो वो अच्छा होना चाहिए प्रस्तुतिकरण आपका। हैंडराइटिंग जिसकी सुंदर है वो तो फिर 4 चांद लगा ही देती है ना पेपर में। तो यहाँ पर टिप नंबर 5, सबसे मुख्य यही टिप नंबर 5 आपको ध्यान रखना है कि डोंट डिस्कस योर क्वेश्चन पेपर आफ्टर एग्जाम। एग्जामिनेशन जब समाप्त हो जाता है, जो आपका पहला जो पेपर दिया या दूसरा दिया या तीसरा दिया, जो भी आपने पहला पेपर से शुरू करते हैं, पहला पेपर दे दिया, खत्म हो गया, बाहर आके क्या होता है, सबकी आदत होती है ये कि पेपर जो है, पेपर में क्या आया उसको डिस्कस करना। भाई तुमने कौन सा लिखा है, अपने मित्र से, है ना, अपने मित्रों से डिस्कस करना कि तुम्हारा उत्तर क्या है। तो और इस बार तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा डिस्कशन होने वाला है, क्योंकि प्रश्न पत्र के प्रारूप में बहुविकल्पी प्रश्न है और सब पूछेंगे कि पहले का उत्तर क्या मार्क करा है, दूसरे। तो बिल्कुल मत करिएगा यहाँ पर ये चीज, आप अपने पेपर को डिस्कस मत करिएगा। आपने जो किया है 100% किया है, आपने जो किया है 100% दिया है, आपने अपना पेपर बिल्कुल पूरा अच्छी तरह से किया है, बस यही आपको ध्यान रखना है। आपने सभी प्रश्न सही किए हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर सही हैं, आपको अपने दिमाग में यही रखना है। क्योंकि अगर आप डिस्कस करते हैं यहाँ पर, तो क्या होता है, डिस्कशन में आपको जब ये पता चलेगा आपका ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, मतलब आपने 6 क्वेश्चन करे हैं, 3 गलत हो गए, 3 सही हो गए, तो ये जो है आपके दिमाग में घूमता रहेगा और आपको बेचैन कर देगा, और जिससे कि आप इतने घबरा जाएंगे, आपका जो है वो कहते हैं ना, मानसिक संतुलन डगमगा जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, और इस कारण से आप अपने दूसरे पेपर की भी तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति ना बने, इसलिए आपको अपना पेपर डिस्कस नहीं करना है, असंतुलित नहीं करना है अपने दिमाग को, आपको संतुलन बनाए रखना है और अगले पेपर की तैयारी करनी है। अब फोकस आपका दूसरा नेक्स्ट पेपर जो होना है उस पर होना चाहिए, ना कि उस पर जो बीत गया। फोकस आपका अब अगला फॉरवर्ड जाना है, हमें आगे की ओर जाना है। तो टिप नंबर यही होगा आपका 6 कि आपको आगे की तरफ सोचना है, और सोचना क्या है कि मुझे आने वाले पेपर में भी 100% देना है और मैं 100% ही दूंगा, और पिछला भी मैंने 100% दिया है। तो आपके दिमाग में सिर्फ
100% वाला टारगेट ही रहना चाहिए कि जो मैं करके आया हूँ वो भी 100% करके आया हूँ और जो करने जा रहा हूँ वो भी 100% ही अपना मैं पूरा का पूरा दूंगा, है ना। तो एफर्ट्स 100% ही लगाने हैं हर चीज में। तो ये नहीं सोचना है कि आगे पीछे वाला पेपर डिस्कस करके आगे वाले को भी खराब करना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। और जो अंत में मैं आपको ये बात बता रही हूँ इसको तो पूरे एग्जामिनेशन डेज में आपको ध्यान रखना है इस बात को। और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है और जो हमेशा याद रखना है आपको, वो याद रखना है कि आपको अपने टाइम को बहुत ही कुशलता पूर्वक से मैनेज करना है ना। और मतलब क्या है ये, मैनेज योर टाइम एफिशिएंटली, मतलब अपने पूरे टाइम टेबल को ऐसे कुशलता पूर्वक बनाना है जिससे कि आप कहीं भी लॉस में ना रहें, है ना। मतलब आप खाने का भी टाइम होना चाहिए, पीने का भी होना चाहिए, पीने मतलब आप चाय पी रहे हैं, आप नाश्ता कर रहे हैं, उसका टाइम आपके पास होना चाहिए, है ना। आप पढ़ने का भी टाइम पूरा होना चाहिए, थोड़ा सा हमें रिलैक्स का भी टाइम मिलना चाहिए, रिलैक्सेशन भी होना चाहिए, क्योंकि अगर हम 24 घंटे पढ़ते रहेंगे तो वो भी हमारे दिमाग में तो खिचड़ी बन जाएगी ना, है ना। और वो खिचड़ी तो फिर कोई फायदा नहीं है जब मिक्स हो जाएगा सब कुछ। तो हमें बीच बीच में गैप भी लेना जरूरी है ना। 1 घंटा पढ़ लिए, फिर बीच में हमने 15 मिनट गैप ले लिए, 1 घंटा पढ़ लिए, फिर बीच में 15-20 मिनट गैप ले लिए। हम इस तरह से अपने टाइम टेबल को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि रिलैक्सेशन का टाइमिंग जरूरी है रिलैक्स करने के लिए दिमाग को। तो यहाँ पर आप अपने टाइम को बहुत ही कुशलता पूर्वक से मैनेज कीजिएगा, जिससे कि आप घबराएं भी ना, आपके दिमाग में हौश पौश भी ना हो किसी चीज की। जी पिछला भी बचा हुआ है हमारे दिमाग में, पेपर आगे भी पढ़ने वाले हैं, तो हम और आगे वाला जो हमने वो करा है वो हम पढ़ते रह रहे हैं, पढ़ते रहे हैं, हमें नहीं समझ आ रहा, हम और से पढ़ ही जा रहे हैं। नहीं, हमें रटने वाली स्थिति तो ऐसी नहीं करनी है, हमें समझना है उत्तर, क्योंकि हम पूरे साल पढ़ा है, हमने पूरे साल इस विषय से संबंधित हर चीज पढ़ी है। तो हमें सिर्फ अब जो आखिरी जो हमारे पास टाइम बचा है, जो थोड़ा सा पीरियड ये बचा है, वो रिवीजन के तौर पर आप यूज करिए। जितना आपने पढ़ लिया उसको अब रिवाइज करने का टाइम है ना। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ज्यादा खिचड़ी नहीं बनानी है। अब ये नहीं करना कि ये भी बुक से भी पढूं, ये भी बुक से पढूं, वो भी बुक से पढूं, नो। जिस भी बुक से आपने पढ़ा है, जिन भी पुस्तकों से आपने पढ़ा है, उन्हीं पुस्तकों को देखना है, पढ़ना है, रिवाइज करना है। नई नई पुस्तकों को और नहीं जोड़ना है। इससे क्या होगा कि आप जो पिछला आपने जो पढ़ा है वो भी भूल जाएंगे, उन पुस्तकों में क्या था वो भी भूल जाएंगे। क्योंकि हर जो बुक में है वो अपना जो ऑथर है, पब्लिशर है, अपनी तरह से डालता है, अपने जो विषय वस्तु होता है किसी भी चीज की। तो आप ज्यादा बुक्स को मत लीजिएगा, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक्स को बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा। आपने अगर एक पुस्तक व्याकरण की ली है उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा, ज्यादा बुक्स को मत खंगोलिएगा। तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर्स को करने की कोशिश करिएगा, सीबीएसई द्वारा दिए गए सैंपल पेपर्स को सॉल्व करिएगा, सीबीएसई द्वारा दिए गए स्टडी मटेरियल को सॉल्व करिएगा। आपकी विषय अध्यापिकाओं द्वारा जो चीजें दी जा रही हैं रिवीजन वर्क के लिए, उसको जरूर करिएगा। और कहीं भी आप पीछे मत जाइएगा, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अपने टाइम को मैनेज कीजिएगा बड़ी कुशलता से। तो आज की वीडियो इसी इम्पोर्टेंट मुख्य पॉइंट के साथ, मुख्य बिंदु के साथ यही समाप्त होती है। और आने वाले एग्जाम के लिए, आने वाले परीक्षाओं के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जो है वो शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। आप सभी के एग्जाम जो है बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो और यही गुड विशेष जो है हमारी तरफ से आपको है। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।